तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट 3 और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस के बारे में, जहाँ ये मेंडल्स का थर्ड लॉ है, ठीक है, जिसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जरा यहाँ पे एक बात समझते हैं कि इसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं। अच्छा, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जीन क्या है, कैसे अपने आप को शो कर रहा है ना, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्यों हो रहा है, ये बातें कर ली हैं। अब जाकर के देख लीजिएगा। हम देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस हम इसको क्यों कह रहे हैं, और इससे पहले के जो दो लॉज थे जिसमें हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे हमने एक ही कैरेक्टर लिया था। जैसे कि हमने बोला केवल टॉल, तो हमने टॉलनेस की बात करी, एक ही ट्रेट लिया और उसी के बारे में उसी की स्टडी कर रहा है। यहाँ पे हम दो ट्रेट लेकर के साथ में स्टडी करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आइए हम जरा समझने की कोशिश करते हैं मेंडल्स ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे करा, उसका कंक्लूजन क्या था। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो कोई जीन है या जो कोई प्रोटीन है, वो कहाँ से बन रहा है, डीएनए के किसी एक फ्रेगमेंट पे, जो कि डीएनए के किसी एक फ्रेगमेंट पे एक छोटा सा पार्ट जिसको हम जीन बोल रहे हैं, जीन एक डीएनए के फ्रेगमेंट पे है। तो अब ये सवाल उठा कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कैरेक्टर हैं, अगर वो एक ही डीएनए फ्रेगमेंट पे हैं, जरा ऐसा पहले सवाल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, ठीक है। ये जीन है, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट। हम हाइट की बात करते हैं, ठीक है। इसकी हम बात कर लेते हैं सीड कलर की, ठीक है। यहां पे हम बात कर लेते हैं सीड शेप की। तो अब जरा समझिए, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि एक ही डीएनए फ्रेगमेंट पे ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो हम देखेंगे कि जब कभी भी सीड कलर, सीड शेप और सीड और प्लांट की हाइट, ये तीनों कैरेक्टर एक साथ जब कभी भी जाएगा तो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सीड शेप अलग हो जाएगा, सीड कलर अलग दिखने लगेगा और हाइट अलग दिखने लगेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो एक ही डीएनए के फ्रेगमेंट पे सारे जीन्स हैं, तो हो सक तो सारे के सारे कैरेक्टर एक साथ जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, यानी कि ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर से, इस कैरेक्टर का या इस ट्रेट का इस ट्रेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेट है, सीड शेप, सीड कलर, इस एक हाइट, एक ट्रेट दूसरे ट्रेट को इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट है, दोनों ट्रेट अपना कैरेक्टर दिखाने के लिए इंडिपेंडेंट है। इसी को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम जरा सा समझते हैं कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था और क्या है। देखिए मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने सीड लिया, पेरेंटल जनरेशन में उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया वाई वाई आर आर और वाई वाई, ठीक है। सीड की बात हो रही है, तो सीड कैसा है, सीड के ऊपर, तो सीड येलो कलर का है, येलो मतलब डोमिनेंट है, और ये व्रिंकल, ठीक है। और यहां पे इन्होंने क्या लिया है, ग्रीन राउंड, यानी कि राउंड कलर डोमिनेंट, राउंड शेप डोमिनेंट है और कलर में येलो डोमिनेंट है, ठीक है। और व्रिंकल रिसेसिव है शेप में और कलर में ग्रीन रिसेसिव है, इसको हमको याद रखना है। तो इसका F1 जनरेशन हमको क्या मिला, F1 जनरेशन वी फाउंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दीज आर द हाइब्रिड, है ना। तो ये हाइब्रिड जनरेशन हमको मिल रहा है, जो इसका अगर हम देखें कि फिनोटाइप क्या होगा, तो हमको फिनोटाइप दिख रहा है, चूंकि वाई डोमिनेंट है तो क्या मिलेगा, येलो राउंड, ठीक है, येलो राउंड।
ये हमको F1 जनरेशन मिल गया। अब हम F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराएंगे, सेल्फ क्रॉस इन F1 जनरेशन, ठीक है, सेल्फ क्रॉस इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो कैसे कराएंगे? अब एक चीज समझ लीजिए, बोर्ड का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और 5 नंबर में पूछा जाता है और अक्सर आप अटक जाते हो, है ना, कि ये क्रॉस कैसे कराएं सर, कि हम आपको गैमेट बनाने नहीं आता, क्या करें? तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, ये एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, डोमिनेंट एक रिसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन बना लिया और अब इसका सेल्फ क्रॉस करा रहा है। तो यहाँ पे बहुत घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत ही आराम से आहिस्ते आहिस्ते काम करना है। अब हम यहीं से हमारा गेम शुरू होता है जहां से आप फंसते हो, है ना, कि F1 जनरेशन का क्रॉस कैसे कराएं, इसके गैमेट्स कैसे बनाएं। तो फटाफट से देख लेते हैं, इतना इतना आप उतार लो। देखो हम लोग सबसे पहले गैमेट बनाते हैं, है ना, तो गैमेट बनाने के लिए हमको F1 जनरेशन में क्या मिला था, ये, तो इसका हम गैमेट बनाते हैं। अब ट्रिक देखो, ट्रिक में हम क्या करेंगे, ये कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये ट्रिक हमको स्कूल में सिखाई गई थी, हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, याद रखना, एकदम आसान हो जाएगा काम आपका। अब बस क्या करना है, इसको और इसको मिला दो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है, एकदम। तो ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे 4 गैमेट्स बन गए एकदम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सावधानी से एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई लिखना है, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद मिला देना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब हम लोग आते हैं एक प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं, है ना, तो प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं, देखिए फटाफट से, ठीक है। अब क्या करना है, यही वाले गैमेट इधर और यही वाले गैमेट इधर लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर क्या है, साथ साथ लिखते जाना, बड़ा मजा आएगा, ठीक, इस तरीके से। फिर हम यही चीज नीचे लिख देंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस हमको लिखते जाना है, इधर से कैपिटल वाई देखो, कैपिटल वाई ये क्या है, कैपिटल आर, ठीक। इधर से क्या करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से क्या देखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक। इधर देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड देन कैपिटल आर स्मॉल आर। मैं करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप अक्सर कंफ्यूज रहते हो, सर ये बनेगा कैसे, तो आप देख लो, है ना, अच्छे से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई और साथ में क्या है इसके, ध्यान देने वाली बात, स्मॉल आर, ठीक है। तो इसको हम येलो कलर से लिख लेते हैं, ये एक अलग ट्रेड दिख रहा है, अभी बाद में आपको पता चल जाएगा ये कैसे अलग है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ लिखे देख रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई
कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल वाई, ठीक है, इसको भी येलो कलर से लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कैपिटल वाई, इधर कैपिटल है, ये वाला भी स्मॉल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर उसके बाद लिखेंगे स्मॉल वाई, दिस इज अनदर कैरेक्टर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या मिला, स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इधर क्या है स्मॉल आर। इधर क्या है, देखिए कैपिटल वाई और सॉरी स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एकदम अलग सा ट्रेड दिख रहा है हमको, वो क्या है हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब जो हमको सबसे ध्यान देना है कि ये ही है जो सबसे अलग है, अभी हम देखते हैं कैसे, है ना। बहुत सावधानी से 2 मिनट बस ध्यान देना है। हम देखेंगे कि ये क्या है डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, तो येलो कलर डोमिनेंट और आर डोमिनेंट है, मतलब येलो राउंड। सीड कैसा होगा, येलो राउंड, ठीक है, येलो राउंड। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो इस कलर के जितने हैं ये सारे के सारे क्या है, येलो राउंड है, सारे के सारे येलो राउंड है, दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है, येलो राउंड है, ठीक है। अभी देखिए अगला हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दूसरा कलर, यहाँ पे क्या है येलो, लेकिन स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा व्रिंकल, येलो व्रिंकल। तो येलो वाले सारे क्या है, येलो व्रिंकल, ये भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये वाला कैरेक्टर देखिए, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ग्रीन और राउंड, ठीक है। तो क्या हो गया ये ग्रीन राउंड, सीड कैसा होगा ग्रीन कलर का और राउंड, ठीक है। तो ये वाले भी हमको कैसे दिख रहे हैं, 1 2 3, ये एकदम अलग दिख रहा है। ये हमारे पास क्या है जरा समझिए, ये एकदम अलग दिख रहा है, ये क्या है, ये है ग्रीन व्रिंकल, ठीक है, दिस इज ग्रीन व्रिंकल। एक बार हम लोग इसी को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। जरा देखिए हमको क्या क्या मिला, सबसे पहले येलो और राउंड, है ना। फिर उसके बाद दूसरा कलर के दूसरा हमको क्या मिला है, दूसरा हमको मिला है येलो व्रिंकल, तीसरा हमको क्या मिला है, येलो ग्रीन राउंड, और चौथा क्या मिला है, ग्रीन व्रिंकल, अब जरा हम गिनते हैं येलो और राउंड वाले कितने हैं। तो येलो और राउंड ये कलर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, येलो राउंड वाले कितने मिले 9।
येलो व्रिंकल वाले कितने मिले? येलो व्रिंकल येलो कलर का है, 1 2 3, 3 मिले। येलो और राउंड वाले, ग्रीन और राउंड वाले कितने हैं? देखिए 1 2 3 है। और लास्ट में हमको ग्रीन और व्रिंकल वाला कितना मिल रहा है? 1। ठीक, तो यहाँ पे जो हमको फिनोटिपिक कैरेक्टर दिख गया वो कितना दिख गया? फिनोटिपिक कैरेक्टर इज 9:3:3:1। दिस इज द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, और ऐसे ही क्रॉस आपको करना है और क्रॉस करके दिखा देना है। तो यहाँ पे अब फिनोटिपिक रेशियो क्या है? फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:2:1। और यहाँ पे क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए 9:3:1। याद रखिएगा। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है और पूछा जाता है। ठीक, तो आइए अब हम लोग कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा। तो अगर जरा समझिए, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक डीएनए का फ्रेगमेंट है ना, जैसे ये एक डीएनए है और इसी के फ्रेगमेंट के ऊपर क्या है? उसी के ऊपर मान लेते हैं कि ये वाई वाला और ये आर वाला है ना, सेट है। तो अगर y और r वाला सेट होता है एक ही पे, तो क्या ये इस तरीके से अलग अलग तरीके से अरेंज हो पाते? यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो हमको ऐसा बोलना बड़ा, इस चीज को इस तरीके से समझाना कि ये एक ही डीएनए के पीस पे है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कंक्लूजन क्या आएगा कि 2 कैरेक्टर्स r एंड y, यानी कि राउंड एंड येलो, ठीक है, round and yellow would not linked to each other and can independently inherited। ये हमको याद रखना है कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। मतलब अगर एक ही डीएनए के फ्रेगमेंट के ऊपर होते तो ये लिंक्ड होते, यानी जुड़े हुए होते, जाते तो साथ ही साथ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हो रहे हैं, यानी कि पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, अकेले भी जा सकते हैं। तो 2 कैरेक्टर आर एंड वाई वुड नॉट लिंक टू ईच अदर एंड कैन इंडिपेंडेंटली इनहेरिट। तो वही उसी को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया कि ईच जीन सेट, जैसे हम बोल रहे हैं वाई वाई है ना, या वाई वाई, तो ये जो जीन सेट है, या हम बोल रहे हैं आर आर, या बोल रहे हैं ये आर आर है ना, तो या फिर ये, या फिर इस तरीके से बात कर ले, है ना। तो ईच जीन सेट यानी एलिल्स इज नॉट प्रेजेंट एट सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, जो मैंने अभी बताया कि ये क्या है, एक ही सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बट एज सेपरेट इंडिविजुअल पीसेस। लेकिन ऐसा है कि ये 2 अलग अलग इंडिविजुअल पीस के ऊपर है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमोसोम, ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर है, ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, उसी के ऊपर अरेंज हैं। ये आप क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जब सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा होगा कि एट द टाइम ऑफ द मेटाफेज सेल क्या होते हैं, प्रोफेज। मेटाफेज के टाइम पे क्या होता है, जो आपका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो किसमें चेंज हो जाता है? ये जेनेटिक मटेरियल इज चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ वाई शेप्ड क्रोमोसोम, है ना। तो यही क्रोमोसोम है जिसकी बात हो रही है। तो each gene set is not present at a single long thread of DNA but as separate independent piece is called chromosomes, and both यानी 2 different chromosomes are come from there। या जो क्रोमोसोम है ये 2 होंगे, one from male या मेल पेरेंट एंड सेकंड फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। तो क्रोमोसोम भी जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। एक किधर से आ रहा होगा? फादर से, और दूसरा किधर से आ रहा होगा? मदर से, याद रखना है,
ठीक है, एक फादर से, दूसरा मदर से आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस पढ़ लिया और मेंडल्स के कंक्लूजन याद कर लिए। आपको याद करना पड़ेगा, अक्सर पूछा जाता है ना। हम क्रॉस तो बना देते हैं लेकिन कंक्लूजन हमको याद नहीं रहता कि मेंडल्स का ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।